हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। दिस इज मृदुल तिवारी। आप मुझे जानते होंगे, है ना। तो अभी तक कैमरे के पीछे मैं ही आपको पढ़ाता था बायोलॉजी, और आज हम शुरू करने आ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी, है ना। यहीं से अगर आपने 11th में बायो स्ट्रीम ली है तो आप यहीं से शुरू करेंगे बायोलॉजी पढ़ना, जहाँ पे क्लास 11th में पहला चैप्टर आपके सामने आएगा, द लिविंग वर्ल्ड। तो इसी चैप्टर को आज हम शुरू करने आ रहे हैं और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 2-3 लेक्चर लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, है ना। तो शुरू किया जाए। तो लिविंग वर्ल्ड में हमें पढ़ना है, लिविंग नाम ही से पता चल रहा है, हमें जिंदा चीजों की बात करनी है क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। और बायोलॉजी जो होती है वो लिविंग चीजों की स्टडी होती है। इसमें हम जिन चीजों में लाइफ है, जो जिंदा है, उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, है ना। बायोलॉजी इज, आप लिखेंगे स्टडी ऑफ, अभी राइटिंग इस पे बोर्ड पे मेरी उतनी अच्छी बनेगी नहीं, है ना, आदत नहीं है, तो आप इसी से काम चला लेना। स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एंड लिविंग प्रोसेसेस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। तो इसमें दो चीजें आ जा रही है ना, लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म्स मतलब जो भी चीजें हम आसपास देखते हैं जो जिंदा है, जैसे एक इंसान हो गया, है ना, एक मेढक हो गया, एक गधा हो गया, एक घोड़ा हो गया, हजारों चीजें, उन सबको हम लाइफ फॉर्म्स कहेंगे। तो अलग अलग तरीके की, लाखों तरह के लाइफ फॉर्म्स है हमारे पृथ्वी पे, है ना। कितने हमें पता है, कितने हमें नहीं पता। लाखों ऐसे हैं जो कि हमें पता है और लाखों ऐसे भी है जो हमें नहीं पता है। और लिविंग प्रोसेसेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है, हमारे अंदर डाइजेशन होता है ना, हमारे अंदर सर्कुलेशन होता है, कितनी सारी रिएक्शंस चलती हैं, उनको भी हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी में हम दो चीजें पढ़ते हैं, लाइफ फॉर्म्स हो गया और लिविंग प्रोसेसेस हो गई। अच्छा, हम बात करते हैं लाइफ फॉर्म्स की, क्योंकि हम लाइफ फॉर्म्स पढ़ते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि कम से कम कितने लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे हमारे पास हैं इस समय करंटली, है ना। तो इस समय पे करंटली जो हम अर्थ की बात करें, जितना हमने देखा हुआ है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो हमें 1.8 से 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में पता है ना। अगर आप इसको लाख में बोलेंगे तो 17 से 18 लाख प्रजातियों के बारे में, स्पीसीज के बारे में हमको पता है। तो मतलब ये काफी ज्यादा नंबर हुआ है ना। अब इसमें स्पीसीज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हजारों चीजें आ जाएंगी, है ना। आप पेड़ ले लो, आप इंसान ले लो, आप छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ले लो, है ना, बैक्टीरिया ले लो। स्पीसीज में यहाँ पे आपको हजार तरह की चीजें दिख जाएंगी, है ना। इंसान हो गया, गधे घोड़े हो गए, जानवर हो गए, पंछी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, आपको हर चीज दिखेंगी यहाँ पे। अब इतने तो हमें पता है, इसके अलावा हजारों लाखों ऐसी हैं जो कि हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी उतना तकनीक भी नहीं है और इतना हमने डिस्कवर भी नहीं किया, अभी पूरी दुनिया घूमी भी नहीं अच्छे से, है ना। तो जो ये हमारे पास इतनी स्पीसीज पाई जाती है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज, इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक टर्म आता है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। क्या मतलब हुआ बायोडाइवर्सिटी, तो दो टर्म है आपको पता है। बायो, बायो मतलब लिविंग, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और डाइवर्सिटी मतलब होता है अलग अलग तरह के। तो अलग अलग तरह के लिविंग बीइंग, यानी हमारे पास 17 से 18 लाख तरह के, या 1.7 टू 1.8 मिलियन अलग अलग तरह के लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, और इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या इसे आप कह सकते हो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, है ना, अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स। यही हमारी बायोडाइवर्सिटी। अब इस बायोडाइवर्सिटी में हजारों चीजें आ जाएंगी, है ना। इसके ऊपर कभी कभी आप देखते होंगे लिखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, है ना। तो फ्लोरा एंड फौना हो गया, या इस तरह की जो चीजें हैं ये बायोडाइवर्सिटी में आ जाती हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है अब हमारे पास, क्योंकि इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है तो इनको समझना, इनको पढ़ना। अब क्यों पढ़ा जाएगा, है ना। कभी कभी ये भी बात आती है, क्योंकि जब हम एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम जैसे चैप्टर्स को देखते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि क्यों पढ़ा जाएगा, है ना। 17 से 18 लाख जातियों को हमें क्यों जरूरी है पढ़ना। तो जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें हर जो चीज होती है, जैसे दवाइयां हो गई, लगभग 25,000 के आसपास दवाइयां प्लांट बेस्ड होती है, प्लांट्स मिलती है ना। पेनिसिलिन आपने एंटीबायोटिक सुना होगा, एंटीबायोटिक्स होती है बैक्टीरिया से मिलती है। तो हमें हर एक स्पीसीज से कुछ ना कुछ हमें लेना होता है, बहुत ही ज्यादा, क्या कहते हैं उसे, सेल्फिश टाइप के, है ना। इंसान है हम लोग, ऑर्गेनिज्म है हम लोग, तो हमें हर एक चीज से कुछ ना कुछ हमें फायदा लेना रहता है। तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है, हम इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इससे हमें कई चीजें पता चलती हैं। एक तो उनके कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है ना। हम ये देख पाते हैं कि नेचर कितना डाइवर्स है, कितनी चीजें हमें पता है, कितनी चीजें नेचर ने बना रखी, ठीक है। दूसरी चीज हम ये भी देख पाते हैं कि हमें उसमें से हमारे काम क्या आएगा, है ना। लाखों चीजें ऐसे ऐसी हैं, स्पीसीज हैं
जिनके थ्रू हम मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, है ना, जिनके थ्रू या कोई ना कोई प्रोडक्ट लेते हैं, गाय भैंस ही देख लो, है ना, दूध दही घी पनीर सब उधर से यार। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन के स्पीसीज को थोड़ा सा हमें पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा इनको समझने की जरूरत है, और इसके लिए हम यूज करते हैं नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन और चौथा क्या था, क्लासिफिकेशन, जिसे टैक्सोनॉमी आप कहते हैं, है ना। तो टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन आप करते हैं। क्लासिफिकेशन वो तरीका है जिससे कि हम इन स्पीसीज को आसानी से पढ़ सकते हैं अलग अलग ग्रुप में कर, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन के लिए एक दो चीजें पहले चाहिए, उसको हम पहले पढ़ते हैं। कुछ चीजें हमें क्लासिफिकेशन के लिए जरूरी है। सबसे पहला चीज है हमें कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता है। कैरेक्टराइजेशन, है ना। कैरेक्टराइजेशन मतलब होता है कि हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें दिखे तो हमें उसके कैरेक्टर्स नोट करने पड़ते हैं, है ना। जैसे एक मान लो गाय दिख गई हमें, तो गाय के 4 पैर होते हैं, है ना, उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है ना, बड़ा सा कान होता है जिसे हम पिन्ना कहते हैं, पिन्ना पाया जाता है, ठीक है। उसके पेट में 4 पार्ट्स पाए जाते हैं। ये कई चीजें हैं ना, इतना साइज के, लगभग इतने से इतने साइज की होती है, इतने वेट के आसपास होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम देख के उसके कैरेक्टर्स को नोट करते हैं, इसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। और कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे आप क्या लो, नोटिंग कैरेक्ट, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा अंग्रेजी बना ले, है ना, सेंटेंस बन जाए जरा। कैरेक्टराइजेशन तो करेक्टिंग लिख दो क्या, या ऐसे लिख दो नोटिंग, है ना, नोटिंग लिख दो, नोटिंग कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को हम ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को हम नोट करते हैं। नोट करते हैं मतलब उसको हम करेक्ट करते हैं, ठीक है। और कैरेक्टराइजेशन के ही बेसिस पे दूसरा चीज होती है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जब हम कैरेक्टराइजेशन कर लेते हैं, मतलब हमें कैरेक्टर्स पता चल गए, है ना, हमें पता चल गया उसके 4 पैर हैं, है ना, उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाया जा रहा है, उसके स्टमक में 4 पार्ट्स हैं, है ना, रेक्टम पाया जाता है उसके अंदर, है ना, हर्बीवोर है या कार्निवोर है ना, गाय जैसे है हर्बीवोर है। तो हम जब कैरेक्टराइजेशन कर लेते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हम लिख देंगे कि हाँ ये काऊ होती है, काऊ के सामने हम उसका कैरेक्टर्स लिख देंगे कि इसके बेसिस पे हम काऊ को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली आप कह लो आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिज्म, है ना, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स, है ना, उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करना। अब क्योंकि आप किसी चीज को पहचानोगे या उसको ग्रुप करना है तो आपके कैरेक्टर्स उसको पता, उसके कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, है ना। किसी चीज को क्लासिफाई करना है, ग्रुपिंग करनी है, तो उसके कैरेक्टर्स आपको जरूरी पता होने चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली आइडेंटिफाइंग एनिमल, या एनिमल नहीं ऑर्गेनिज्म, है ना, उधर ही कहीं डस्टर रखा हुआ है, बस मेरे हाथ में नहीं है। आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, ऑन बेसिस ऑफ दियर लिख लेना यहाँ पे, है ना, ऑन बेसिस ऑफ दियर कैरेक्टर्स, ठीक है। अब देखो कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन ये दोनों चीजें हमें 100% जरूरी है, और 100% ये जरूरी है किस चीज के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए, जो कि हमारा अगला टॉपिक है ना। भाई किसी चीज को क्लासिफाई करना है, आपको 10 चीजें दे दी गई कि इसको क्लासिफाई करो, तो जब तक आप उसका कैरेक्टर नहीं बताओगे, उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, क्लासिफाई कहां से कर लोगे, है ना। आपको दे दिया गया कि मान लो 10 चीजें हैं, मान लो आपके पास पनीर है, घी है ना, और रोटी है ना, और पूड़ी है। अब बोला जाएगा कि आपको क्लासिफाई करना है, तो आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि दूध से बनी हुई चीजें और गेहूं से बनी हुई, है ना, आटे से बनी हुई चीजें। अब दूध से बनी हुई चीजों में आपको घी दही, है ना, पनीर ये सब रखना है। आटे से बनी चीजें पूड़ी हो गई, पराठा हो गया, है ना, रोटी हो गई, ये रखना है। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के लिए आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, तभी तो करोगे। आपको पता होना चाहिए ना कि रोटी ये है, पूड़ी ये है ना, ये चीजें। और दूसरी चीज आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, है ना, कि पूड़ी जो होती है वो ऐसी होती है ना, रोटी जो होती है वो होती है, पराठा जो होता है ट्रायंगुलर होता है। तो ये दोनों चीजें किस चीज के लिए चाहिए, आपको क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी के लिए। और टैक्सोनॉमी के लिए ही एक और चीज चाहिए जिसे हम कहते हैं, जो कि तीसरी चीज है, हम इसको मिटा के करेंगे, जैसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, और तीसरा यहाँ पे लिखते हैं नॉमेनक्लेचर। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नॉमेनक्लेचर थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर थोड़ा, नॉमेनक्लेचर हमें डिटेल में पढ़ना है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नॉमेनक्लेचर का टॉपिक यहाँ शिफ्ट करेंगे और फिर नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हमें कैरेक्टर्स पता चल जाते हैं और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम करते हैं नॉमेनक्लेचर, है ना। तो तीसरा टॉपिक है हमारा
नॉमेनक्लेचर। अच्छा, ये लाइटनिंग वाइटनिंग है जो, और क्या कहते हैं, है ना, जो कैमरा का एंगल बार बार हिल जा रहा है, ये हो जाएगा टाइम के साथ, क्योंकि कैमरा जिस हिसाब से रखा है, बस अगर एक बार फ़ोन गिर गया मेरा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा सेट करता रहता हूँ बार बार, ठीक है, ये बाद में सही हो जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में देखो, नॉमेनक्लेचर होता क्या है, नेमिंग करना बेसिकली, किसी ऑर्गेनिज्म को ऐसा नाम देना कि उसी नाम से पूरी दुनिया में वो ऑर्गेनिज्म जाना जाए। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, जब हम कहते हैं कि ये एक मेढक है, तो मेढक जो होता है उसको हम किसी और नाम से बुलाते हैं। इंग्लिश में उसको फ्रॉक कहा जाता है, स्पेनिश में कुछ और कहा जाता है, मैक्सिमम में कुछ और कहा जाता है ना। हजारों लैंग्वेज है, हजारों अलग अलग नाम आ जाएंगे उसके, है ना। हम कहते हैं मैंगो, कोई आम कहता है ना, कोई कुछ और कहता है, हजारों नाम आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें नॉमेनक्लेचर चाहिए होता है कि जो नेमिंग है वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे हैं अभी, हम मैंगो कहें या फिर जो भी उसका नाम है, एक साइंटिफिक नेम होता है उसको हम देते हैं, वही साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में उस पर जाना चाहिए, ठीक है। तो कहीं पे भी हम किसी दूसरे देश में जाएं तो हमें कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना है, खासकर अगर हम साइंटिफिक बेसिस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट अगर इंडिया से, भारत से श्रीलंका चला गया या फिर स्पेन चला गया, तो उसे ये दिक्कत ना है कि हाँ उसका नाम वो कुछ बता रहा है अलग और सामने वाला कुछ अलग समझ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें नेमिंग जरूरी है। नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, तो थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म, इसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना, नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म, यही बेसिकली नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। सच दैट इट इज known by a particular name, है ना, particular name all over world, पूरी दुनिया में वो उसी एक नाम से जाना जाए। और जब भी उसका कैरेक्टर देखा जाए, उसकी ओरिजिन देखी जाए कि कहां से वो नाम आया है, तो आप देखोगे कि सारे जो नाम होते हैं, सारे जो मतलब साइंटिस्ट होंगे, वो उसी नेम पे पहुंचेंगे आखिरी में जाके। बात ये होती है ना। हमने कुछ रूल्स बना रखा है कि इस रूल के हिसाब से नेमिंग हो जाएगी। उस रूल को आप अगर फॉलो करोगे तो आपको कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे उस ऑर्गेनिज्म के, जिसका भी नाम देखना है ना। जैसे मान लो आम का नाम हम रख रहे हैं, तो आम के आप कैरेक्टर्स देखोगे, आम की आप ओरिजिन देखोगे कि उसकी ओरिजिन कहां से हुई है, और आप फिर उसी नाम पे पहुंचोगे जिस नाम पे, जो कि बेसिकली हमारा एक साइंटिफिक नेम होगा, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर ये होता है। अब नॉमेनक्लेचर क्यों किया जाता है, आपको पता चल गया कि जिससे हमें एक कॉमन नेम पता चल जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, अब नॉमेनक्लेचर जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा फेमस जो तरीका है नॉमेनक्लेचर का, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग तरीका दिया नॉमेनक्लेचर करने के लिए। जो सबसे ज्यादा फेमस तरीका है जो हमें पढ़ना है, उसे हम कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। यही हमें पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर। ये तरीका दिया गया कैरोलस लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, कैरोलस लीनियस, ठीक है, लीनियस ने दिया इसे। अब लीनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। अब यहाँ पे बाई का टर्म जो होता है, बी आई, बाई या फिर डाई, है ना। बाई या डाई मतलब होता है दो, नॉमियल मतलब होता है नाम। तो दो नेम के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा। यहाँ पे जो नाम होता है उसमें दो वर्ड होते हैं, ठीक है, टू वर्ड के बेसिस पे नाम होता है यहाँ पे। अब ये दो वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो देखो, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम सीधा रूल्स लिख लेते हैं, है ना। किस बेसिस पे नाम किया जाता है, तो हम सीधा रूल्स लिखते हैं, उसी में से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रूल्स, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं, देखो। पहला रूल्स होता है कि दो वर्ड होंगे, सिर्फ दो वर्ड्स, ठीक है, टू वर्ड्स, दो वर्ड्स होंगे। पहला वर्ड जो होगा वो जीनस को शो करेगा, या जेनेरिक कहते हैं, जेनेरिक नेम, है ना। जीनस बेसिकली नॉर्मली कहते हैं, इसी को आप जेनेरिक नेम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड जो होगा वो जीनस को शो करेगा, ठीक। और दूसरा वर्ड जो होगा वो स्पीसीज को शो करेगा, या इसी को स्पेसिफिक एपिथेट आप कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो भी लिखा हो, अगर आपको एग्जाम में स्पेसिफिक एपिथेट लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्पीसीज लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो लीनियस ने कहा कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि मैंने दिया है, इसमें दो वर्ड होंगे। पहला नाम होगा, पहला वर्ड जो होगा वो जीनस को शो करेगा, दूसरा वर्ड स्पीसीज को शो करेगा किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, एग्जांपल है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। ये हमारा एक एग्जांपल है जो कि किसका नाम है, आम का, ठीक है। ये आम है, मैंगो, ये आम का नाम है, ठीक है, आम का साइंटिफिक नेम है ये।
तो देखो यहाँ पे दो वर्ड आ गए, मैंजीफेरा जो है वो मैंगो का स्पीसीज है, इंडिका जो है मैंगो की मतलब सॉरी मैंजीफेरा जीनस है और इंडिका जो है मैंगो की स्पीसीज है, ठीक है। तो ये मैंजीफेरा इंडिका दो वर्ड हो गए। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा, नेम्स मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज होती है लेटिन लैंग्वेज, तो लिनियस ने कहा कि जो नाम होगा वो लेटिन लैंग्वेज में होगा, या फिर उससे ड्राइव क्या होगा, या फिर उसी लेटिन लैंग्वेज का ही नाम होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो लेटिन लैंग्वेज है ये समझ लो एक डेड लैंग्वेज, ठीक है। लेटिन लैंग्वेज जो है ये एक डेड लैंग्वेज है। डेड मतलब अब इसको कोई नहीं बोलता है ना, नॉर्मली अब इसको कोई नहीं बोलता है। अब कोई नहीं बोलता है तो इससे एक फायदा रहता है, जबकि कोई लैंग्वेज डेड हो जाती है, कोई नहीं बोलता, तो उसमें चेंजेस नहीं होते। जब भी कोई लैंग्वेज लगातार चलन में होती है, हम बोलते रहते हैं लगातार, हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई, उसमें चेंजेस इतने सारे होते हैं कि आप उसको कांस्टेंट नहीं बना सकते। लेकिन जो लेटिन लैंग्वेज है, आप क्योंकि क्यों बोलता नहीं है कोई, तो अब ये इसमें चेंजेस नहीं होंगे, और चेंजेस नहीं होंगे तो इसका फायदा रहेगा कि जो नाम हमारा होगा वो कांस्टेंट रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। इसीलिए जो नाम होंगे, लीनियस ने कहा कि वो हम एक डेड लैंग्वेज लेते हैं, लेटिन लैंग्वेज, उससे हम इस नाम को रखेंगे। तो मैंजीफेरा इंडिका जो है वो एक्चुअली में इसकी ओरिजिन कहां से है, नेम की ओरिजिन किस लैंग्वेज से है, लेटिन लैंग्वेज की, ठीक है। तीसरी चीज क्या लिखा इन्होंने, फर्स्ट लेटर। इन्होंने फर्स्ट लेटर की बात की, पहला अक्षर जो है ऑफ जीनस, जीनस का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर्स में, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। और जो स्पीसीज का पहला अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इसी वजह से देखो मैंने जीनस का जी स्मॉल कैपिटल में लिखा है और स्पीसीज का एस जो है वो स्मॉल में लिखा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा का एम कैपिटल में है क्योंकि ये जीनस है, जीनस का पहला लेटर कैपिटल में होगा। इंडिका का स्मॉल आई जो है, ये आई मतलब जो है स्मॉल में है क्योंकि जो स्पीसीज है वो शुरुआत उसकी जो होगी वो स्मॉल लेटर से होगी, ठीक है। तो पहला लेटर जीनस का कैपिटल होगा, दूसरा स्पीसीज जो होते हैं उसका स्मॉल होगा, ठीक है। ये तीसरा इन्होंने रूल बताया। और इन्होंने क्या रूल बताया, चौथा रूल इन्होंने बताया। तो चौथा रूल इन्होंने बताया कि नेम मस्ट बी इटैलिसाइज्ड। बहुत ही गंदी राइटिंग बन रही है, एक सेकंड को, बहुत ही छोटा दिख रहा होगा ना। नेम मस्ट बी इटैलिसाइज्ड when printed and must be separately underlined when handwritten। क्या मतलब हुआ ये चौथे रूल का, जो नाम होगा जब हम उसको प्रिंट करेंगे, मतलब प्रिंट करेंगे किसी किताब में, किसी जगह पे हम उसको प्रिंट करते हैं, है ना, तो उसको इटैलिसाइज्ड करेंगे। इटैलिसाइज्ड का क्या मतलब होता है, उसको टेढ़े अक्षरों में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका है हमारा, इसको अगर आप कहीं प्रिंट करते हैं किसी जगह पे, किसी आप लैपटॉप में रखते हैं या फिर किसी जगह पे भी प्रिंट करते हैं, है ना, तो आप इसको टेढ़े अक्षरों में ऐसे, है ना, मैंजीफेरा इंडिका ऐसे इटैलिक्स में लिखते हैं, है ना, टेढ़े अक्षरों में लिखते हैं। तो इटैलिसाइज्ड मतलब होता है इटैलिक्स में लिखना, यानी टेढ़े अक्षरों में लिखना। तो जब प्रिंट करेंगे तो टेढ़े अक्षरों में लिखेंगे, लेकिन जब हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन, जब इसी नाम को हम हाथ से लिखेंगे तो हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। सेपरेटली मतलब होता है अलग अलग अंडरलाइन, है ना। तो देखो हमने लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, क्योंकि हमने हाथ से लिखा है तो हमने मैंजीफेरा के नीचे एक लाइन खींची है, इंडिका के नीचे एक अलग लाइन खींची है। तो हमने दो लाइन खींची है, दोनों अलग अलग लाइन है। ऐसा नहीं है कि मिला ना देना, इसको ऐसे लाके दोनों में मिला ना देना, अलग अलग लाइन खींचना। स्पीसीज के नीचे एक लाइन जीनस के नीचे, ठीक है। तो जब हम प्रिंट करेंगे नाम को तो इटैलिसाइज्ड करेंगे, मतलब इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। जब भी हाथ से लिखेंगे तो हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे उस नाम को, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के रूल है। एक आखिरी रूल है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ज्यादा एक्चुअली बोल्ड जो है, थोड़ा बड़ा बोर्ड यहाँ पे होना चाहिए था, है ना, थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब लग गया तो लग गया, ठीक है। ये हमारा पांचवा रूल होगा यहाँ पे, नेम ऑफ ऑथर
नेम ऑफ ऑथर मतलब जिसने नाम दिया है, जैसे मेंजीफेरा इंडिका जो नाम था वो एक्चुअली इन्होंने ही दिया था, लिनियस नहीं दिया था, कैरोलस लिनियस। तो जो नेम होगा, जिसने भी नेम दिया, जैसे मेंजीफेरा इंडिका जो है लिनियस नहीं दिया, तो नेम ऑफ ऑथर, ऑथर कौन हो गया, कैरोलस लिनियस। तो जो नेम ऑफ ऑथर होगा इज रिटन एट लास्ट इन एब्रीविएटेड फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म मतलब जो नाम होगा ऑथर का वो आखिरी में लिखा जाएगा। सबसे पहली बात तो देखो, जैसे पहला लेटर होगा हमारा जीनस, फिर स्पीसीज, उसके बाद ऑथर का नाम लिखा जाएगा, तो लास्ट में लिखा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब छोटे फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे हमने लिखा मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका के आगे हम नाम लिखेंगे कैरोलस लिनियस का, लेकिन हम सिर्फ लिखेंगे लिन ऐसे, और ना अंडरलाइन करेंगे और ना ही पूरा नाम लिखेंगे उसको, ठीक है। तो मेंजीफेरा इंडिका, और ना ही इटैलिसाइज्ड किया जाएगा जब प्रिंट किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नाम लिखा जाएगा, मेंजीफेरा इंडिका, लिन लिखेंगे हम, लिनियस का, और इसे कहते हैं हम एब्रीविएटेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम नाम लिखेंगे, पूरा नाम हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये नाम हो गया मैंगो का। अब आम का नाम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, मेंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। अब ज्यादातर जो होता है नाम ऑथर का हमें नहीं पता होता है, तो नॉर्मली जो है आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट बताइएगा कि जो लिन टर्म है उससे हमें पता चल गया कि हाँ लिनियस ने लिखा है। अगर यहाँ पे सिर्फ मेंजीफेरा इंडिका लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमें मेंजीफेरा इंडिका सिर्फ हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आखिरी लाइन कि जो ऑथर का नाम होगा वो लास्ट में लिखा जाएगा एब्रीविएटेड फॉर्म, ठीक है। तो ये 5 रूल्स हैं और इसी के बेसिस पे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। ये 5 रूल्स हैं। अब एक और चीज लिखनी है, तो एक काम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जरा ये नॉमेनक्लेचर वाला पॉइंट मिटा के एक चीज लिख देता हूँ बस, ठीक है। फिर नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको जरा सा इरेज करते हैं। अब देखो, जैसे नॉमेनक्लेचर के रूल्स आपने फॉलो किए, तो नॉर्मली क्या करोगे आप, कैरेक्टर वेक्टर देखोगे, है ना, आइडेंटिफाई करोगे चीजों को, और आप मैंगो के बारे में लिखोगे मेंजीफेरा इंडिका, इस पे आ जाओगे। लेकिन ये काम जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी जगह को पकड़ा दिया गया कि आप क्या करो कि प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए नाम लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार हम क्या करें कि नाम को डिराइव करने पहुंच जाए, है ना। तो ज्यादातर नाम जो है आजकल हमें सारे के सारे ऑलरेडी पता होते हैं, क्योंकि एक आदमी या फिर एक समझ लो एक इंस्टीट्यूट है जो कि यही काम कर ही रहा है, ठीक है। तो कौन काम कर रहा है, तो अगर ऐसे लिख देते हैं, अगर एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं या जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो दिए जाते हैं ICZN के द्वारा, है ना। ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए जो नाम होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो दिया जाता है ICBN के द्वारा। इसका फुल फॉर्म जो होता है, यही मैं वो कर ले रहा हूं कॉपी, है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये बात होती है कि एनिमल्स का जो नाम होता है वो इसके द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एक्चुअली ये बुक होती है ना, ये दोनों क्या है, एक तरह की समझ लो आप बुक होती है, ठीक है। आप ICZN की बुक उठाओगे तो इसमें आपको एनिमल्स के सारे नाम दिख जाएंगे, ICBN की बुक अगर आप उठाओगे तो आपको प्लांट्स के सारे नाम दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लड़कों में होती है, बच्चों में, कि यहाँ पे सर फॉर होगा कि ऑफ होगा, क्या चीज होगा। तो एक चीज मैं बताऊं आपको, अगर एनसीईआरटी आप, मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी देखोगे, जूलॉजिकल के सामने ऑफ लिखा है, बोटेनिकल के सामने फॉर लिखा हुआ है। तो एक चीज मैं बता दूं, इस पे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, फॉर होता है कि ऑफ होता है। अगर ऑफ लिखा होगा तो अच्छी बात है, आप ऑफ लगा दीजिएगा, फॉर लिखा होगा तो फॉर लगा दीजिएगा। कुछ लोग हर जगह ऑफ लगाते हैं, कुछ लोग हर जगह फॉर लगाते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीधा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, एक बुक का नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये भी हो सकता है। ऑफ लगा दो तो भी वही बात हुई कि भाई हम जूलॉजिकल यानी जो एनिमल्स है उनके नॉमेनक्लेचर के लिए कोड बना रहे हैं, हम जो प्लांट्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर के लिए कोड बना रहे हैं। तो चाहे फॉर लगा दो चाहे ऑफ लगा दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, मैं वीडियो पॉज करके जब मैं एनसीईआरटी खोल के आपको दिखाता हूं, ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ तो देखो ये है हमारी एनसीईआरटी, ठीक है, दिख रहा होगा, है ना। तो एनसीईआरटी में देखो आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया व्हिच आर प्रोवाइडेड इन
इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। यू मे आस्क हाउ मेनी एनिमल्स इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो एक जगह ऑफ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो एक जगह आप देखो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के सामने ऑफ लिखा है, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर के सामने फॉर लिखा है। तो आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑफ होगा कि फॉर होगा, ठीक है। इस चीज को लेकर आप परेशान ना होना, ठीक है, ऑफ होगा कि फॉर होगा। और ये एनसीईआरटी नई वाली है, ठीक है। आप देखो थोड़ा सा नीचे अगर आप जाओ तो लिखा है यहाँ पे, देखो ये इस साल की एनसीईआरटी है, 2023-2024 दिख रहा है ना, हाँ है ना। तो 2023-2024 की एनसीईआरटी है, और आप देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे ऑफ और फॉर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो ऑफ लिखा है जूलॉजिकल के सामने, बोटेनिकल के सामने फॉर लिखा हुआ, तो कोई मतलब नहीं है आप फॉर लिखिएगा ऑफ लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे इससे, है ना, चाहे नीट हो चाहे 11th-12th हो। तो आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी, जिसे क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब सबसे पहली बात कि टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं। अब जब क्लासिफिकेशन कहते हैं तो एक जनरल टर्म हो जाता है ना, एक नॉर्मल टर्म हो जाता है, हम क्लासिफाई किसी भी चीज को कर सकते हैं, है ना, हम अपने नॉर्मल डेली लाइफ में क्लासिफिकेशन करते हैं। जब आप टैक्सोनॉमी कहते हैं तो एक साइंटिफिक टर्म हो जाता है। तो टर्म में बस अंतर यही है कि क्लासिफिकेशन हम नॉर्मल यूज करते हैं वर्ड्स, टैक्सोनॉमी हम साइंटिफिक वर्ड है एक तरह का, आप टेक्निकल टर्म कह लीजिए है, ठीक है। तो अंतर कोई नहीं है, टैक्सोनॉमी आप क्लासिफिकेशन कह लो। अब टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो ये देखो डेफिनेशन यहां लिखी है, प्रोसेस बाय विच समथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज ऑन बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हम चीजों को ग्रुप करते हैं, एक एक ग्रुप बना देंगे, हमारे पास मान लेते हैं 50-100 चीजें हैं, उनको हम 6-7 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज, है ना, कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगरी बना के लगा देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। किस बेसिस पे, आसानी से ऑब्जर्व होने वाले कैरेक्टर्स के बेसिस पे, जो हमें सिंपल से कैरेक्टर्स हमको दिखता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा कि जिसके अंदर हमें 4 पैर दिखेंगे और भौंकता होगा उसको हम कुत्ता कह देंगे, ठीक है। 4 पैर जिसके अंदर दिखेंगे और उसको भौंकता होगा उसको हम डॉग कहेंगे, कुत्ता कह देंगे। हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। और ये डॉग क्या है, ये एक हमने कैटेगरी बना दी। तो हमने कैटेगरी बनाई किस बेसिस पे, किसी आसानी से दिखने वाले कैरेक्टर्स के बेसिस पे। हमने कह दिया कि कुत्ता कौन है, जो भौंकता है, जिसके पास 4 पैर है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं जिसके पास पक्षी मान लो, है ना, जिसके पास पंख होंगे हम उनको पक्षी कह देंगे, उड़ता होगा उसको हम पक्षी कह देंगे। तो हम बर्ड्स बना दिए, ये लो बर्ड्स, ये भी एक कैटेगरी होगी, है ना। तो देखो डॉग के हमने कहा कि 4 पैर होंगे भौंकता होगा, बर्ड्स के लिए हमने कहा उसके पास पंख होंगे उड़ती होंगी, है ना, 2 ही पैर होंगे, तो वो उसको हम बर्ड कह देंगे, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे जिसके पास फिन्स पाए जाते हैं, है ना, मतलब जो तैरने वाले वो होते हैं, है ना, जैसे वेल हो गई, जैसे मछलियां होगी, तो उनके पास फिन्स पाए जाते हैं जो उनको तैरने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो स्विम करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉरी फिशेस कह देंगे, ठीक है, फिशेस कह देंगे, ठीक। तो ये क्या है, डॉग बर्ड फिश, ये अलग अलग कैटेगरी है, और ये हमने किया क्या, ये क्लासिफिकेशन हमने किया है, तो यही है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन अलग अलग लेवल पे हो सकता है। आप देखो डॉग जो होता है नॉर्मल, एक डॉग आप कुत्ता देखोगे आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा, तुरंत एक पिक्चर बनेगी आपके दिमाग में कि हाँ कुत्ता जो होता है 4 पैर का टाइप का होता है ना, बड़े से कान होते हैं, भौंकता है, इस टाइप की चीजें दिख जाएंगी आपको, ठीक है। जब आप बर्ड्स कहेंगे तो अब बर्ड्स जो है वो एक हायर लेवल का क्लासिफिकेशन हो गया, क्योंकि अब इस बर्ड में आपको हजारों तरह की चिड़िया दिखेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो उड़ती है, कुछ ऐसी भी होंगी जो कि नहीं उड़ती, जिसे आप फ्लाइट बर्ड कहते हैं, है ना। तो बर्ड्स कहोगे तो आप थोड़ा हायर लेवल पे चले जाओगे। ऐसे एक और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, एक और कैटेगरी देख लेते हैं, जैसे जब हम मैमल्स कह देते हैं, मैमल्स। तो अब मैमल्स में हमने किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया, मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन एक मैमल है, जैसे डॉग एक मैमल है, तो डॉग जो है वो भी मैमल है और मैमल भी एक कैटेगरी है। देखो डॉग भी एक कैटेगरी है ना, डॉग जो है ये भी एक कैटेगरी है, मैमल भी एक कैटेगरी है, लेकिन डॉग जो होता है थोड़ा नीचे लेवल की कैटेगरी, ठीक है। मैमल जो है तो थोड़ा ऊपर लेवल की, थोड़ी बड़ी कैटेगरी है। मैमल के अंदर आपको डॉग भी मिल जाएगी, गाय भैंस भी मिल जाएगी, ह्यूमंस भी मिल जाएंगे, तो मैमल एक अलग लेवल की कैटेगरी है। तो जो कैटेगरी होती है वो अलग अलग लेवल की हो सकती है, ठीक है। बाकी हम क्लासिफिकेशन में यही करते हैं कि आसानी से ऑब्जर्व होने वाले कैरेक्टर्स लेते हैं, उन्हीं के बेसिस पे चीजों को डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे डॉग हो गया, बर्ड हो गया, फिश हो गई, ये सब हमें, ये जो हमने बना रखे हैं ग्रुप अलग अलग, इसको हम कैटेगरी कहते हैं, या फिर साइंटिफिक टर्म में कैटेगरी कहते हैं, या फिर साइंटिफिक टर्म में टैक्सा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे क्लासिफिकेशन के लिए साइंटिफिक टर्म टैक्सोनॉमी है, वैसे कैटेगरी जो है उसके लिए साइंटिफिक टर्म क्या है, टैक्सा है। तो ये डॉग बर्ड्स, ये फिशेस, मैमल, अलग अलग ये टैक्सा है। एक अकेला कहोगे तो टैक्सॉन, जैसे सिंगुलर आप लिखोगे, है ना, सिंगुलर आप लिखोगे तो टैक्सॉन लिखोगे, TAXON, टैक्सॉन, ठीक है। टैक्सा एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड टैक्सॉन आ जाएगा, ठीक है। तो डॉग बर्ड फिशेस मैमल्स ये क्या है, एक तरह के टैक्सा है, या आप कह लो एक तरह की कैटेगरी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन, बहुत आसान था। अब एक चीज और टर्म समझो, जैसे कि ये हो गया, दूसरा टर्म आ जाओ। अच्छा,
जैसे डॉग हो गया, मैमल हो गया, है ना। एक और कैटेगरी यहाँ पे लिखते हैं कैट, ठीक है। अब देखो कुत्ते के पास भी 4 पैर होते हैं, है ना, बिल्ली के पास भी 4 पैर होती है। तो हम कभी ना कभी ये सोचते हैं कि कोई एक ऐसा जानवर रहा होगा, कोई ऐसा एक जानवर रहा होगा जिसके 4 पैर होते हैं। ये कौन सा जानवर है, मान लेते हैं ये कोई एक जानवर रहा होगा जिसके 4 पैर थे, और उसी जानवर से आगे चल के कुत्ता बना, और उसी जानवर से आगे चल के बिल्ली भी बनी, है। एक ऐसा जानवर रहा होगा एवोल्यूशन के दौरान, एक ऐसा जानवर रहा होगा उसी जिसके 4 पैर थे, उसी से आगे चल के कुत्ता और बिल्ली दोनों डेवलप हुए, है ना। जब हम किसी भी दो कैटेगरी में जब हम रिलेशनशिप ढूंढने लगते हैं कि वो किस बेसिस पे एक दूसरे से रिलेटेड है, और उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो हम एक टर्म यूज करते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं सिस्टमैटिक्स जरा। ये एक नया टर्म आ जाता है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में हम क्लासिफिकेशन तो करते हैं, इसकी डेफिनेशन टाइप की मैं को बना के लिख देता हूं थोड़ा। इसमें हम क्लासिफिकेशन तो करते हैं, क्लासिफाइंग ऐसे लिखते हैं। प्लस आइडेंटिफाइंग रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है, किस हिसाब से वो रिलेटेड है, आइडेंटिफाइंग रिलेशंस, या आप उनको कह लो किस हिसाब से वो एक दूसरे से रिलेटेड है ना। रिलेटेड का क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, रिलेशंस बिटवीन देम, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स में 2 चीजें आ जाती हैं, आपको क्लासिफिकेशन करना है, साथ में उनके रिलेशंस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मतलब आप क्लासिफिकेशन में कई सारे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसमें आप देखेंगे हम रिलेशंस को ध्यान में लेके चलेंगे। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नाम दिया जाता है, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स जो होता है इसमें हम क्लासिफाई तो करते हैं ऑर्गेनिज्म को, लेकिन उनके बीच में रिलेशंस को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है ना, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है आगे चल के हमें जब एवोल्यूशन पढ़ना होता है, तो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, हमने क्लासिफिकेशन जो है वो काफी टाइम से कर रखा है ना। ऐसा ही है कि शुरुआत में अभी तो हमने कैरेक्टर देख के क्लासिफाई किया है, इसके पहले जो होती है हमारी बेसिक नीड के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता था, जो हमारी नीड होती थी। और इंसान की नीड क्या होती है, तो ये चीज है याद रखना, अर्लियर ह्यूमंस क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ नीड्स, ठीक है। हम अपने नीड के हिसाब से, जिस हिसाब से हमें जरूरत होती थी उस हिसाब से क्लासिफाई करते थे ऑर्गेनिज्म को। और इस नीड हमारी होती क्या थी, जो हमारी नीड है वो क्या होती थी, तो हमें 3 ही चीज चाहिए, है ना। जैसे कहते हैं फूड, क्लॉथिंग, है ना। फूड मतलब रोटी, जैसे आप कहते हैं, है ना, आप क्या कहते हैं, फूड, रोटी, कपड़ा और मकान आप कहते हैं, है ना। तो फूड, क्लॉथिंग और आप कह लो हाउसिंग कह लो, है ना। ये तो कहेंगे फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग कह लो, या फिर रहने की जगह है, शेल्टर, ये टर्म है, ठीक है। हाउसिंग नहीं, शेल्टर। तो ये हमारी बेसिक नीड थी ह्यूमन की, हमेशा से रही है ये, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान आपने सुन रखा है ना, मूवीज देख रखी होंगी इसी नाम से, है ना। तो फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, इसी तीन बेसिस पे हम पहले भी क्लासिफाई करते थे ऑर्गेनिज्म को। और इस हिसाब से हम देखते थे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे काम आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कौन सा किस चीज के काम आ रहा है, ये भी बात होती थी, है ना। कुत्ते हो गए प्रोटेक्शन के काम आ जाते हैं, है ना। गधे हो गए तो सामान ढोने के काम आ जाते हैं, घोड़े हो गए राइड करने के काम आ जाते हैं, है ना। गाय भैंस हो गई दूध के लिए आ जाती है काम। तो हम पहले फूड, शेल्टर या क्लॉथिंग के हिसाब से एनिमल्स को क्लासिफाई करते थे। तो ये अर्लियर ह्यूमंस जो क्लासिफाई करते थे इस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक आपका टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन का। अब इतना आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहानी सुनी होगी आपने, जब भी मूवीज देखी होगी कोई राजा महाराजा की, है ना। तो उसमें सबसे नीचे वाले लेवल पे जब उनके आर्मी आप देखते हो, तो सबसे नीचे वाले लेवल पे क्या होता है, आपका जो फुट सोल्जर्स होते हैं, है ना, जो पैदल सोल्जर्स चलते हैं वो होते हैं। फिर उसके बाद जो घोड़े से चलते हैं सोल्जर्स, है ना, फिर हाथी से चलने वाले सोल्जर्स होते हैं, फिर सेनापति होता है, फिर मुख्य सेनापति होता है, फिर मंत्री होता है, फिर मुख्यमंत्री होता है, उसके बाद राजा आता है। तो ये जो सैनिक से लेके राजा तक का जो सिस्टम है पूरा ऊपर से नीचे तक, इसको कहते हैं हायरार्की। और इसी वजह से इसी तरीके से जो हमारी टैक्सोनॉमी होती है उसमें भी हमने हायरार्की बना रखी है। हायरार्की क्या होती है, एक सिस्टमिक अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है उनका एक सिस्टमिक अरेंजमेंट जो होता है छोटे से लेकर बड़े तक, उसको कहते हैं हायरार्की, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की।
यहाँ पे हम लिख देते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? सिस्टमिक अरेंजमेंट, ये थोड़ा मार्कर कम चल रहा होगा, ठीक है, तो हो सकता है दिख कम रहा हो, विजिबिलिटी कम हो। सिस्टमिक अरेंजमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, यही होता है हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जैसे हमने बताया कि आपका फुट सोल्जर से लेके राजा तक का पूरा एक पूरा सिस्टम होता है ना, ऊपर से नीचे तक, उसी को हायरार्की कहते हैं। वैसे यहाँ पे हमारी टैक्सोनॉमी की हायरार्की है, तो जो कैटेगरीज होती हैं उनका हायरार्की यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो, तो जो सबसे पहले होता है, जैसे वहां पे सबसे ऊपर क्या होता है? राजा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो हमने कैटेगरी क्रिएट कर रखी है उसको हम कहते हैं किंगडम, सबसे बड़ी कैटेगरी है ना, किंगडम, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है जिसे हम फाइलम कहते हैं। फाइलम को ही डिवीजन भी कहा जाता है। फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, और उसके आखिरी में आता है स्पीसीज, ठीक है। तो राजा की जगह पे यहाँ पे किंगडम है और सैनिकों की जगह पे यहाँ पे स्पीसीज है। बहुत बहुत ही आसान, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका होता है कि आप जैसे याद करना है, जैसे मैंने याद किया है वही तरीका मैं बता दे रहा हूँ, है ना। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ठीक है। जो पॉट होता है, मटका, मटका साफ रखो नहीं तो फैमिली जो है बीमार हो जाएगी, बहुत सीधी बात है। तो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीसीज, ये टैक्सोनॉमी की कैटेगरी है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान देने लायक है, जैसे अच्छा मैंने ये भी कहा था कि जैसे हमने डॉग लिख दिया, तो डॉग भी तो एक कैटेगरी है, तो डॉग में और किंगडम में अंतर क्या है? तो देखो, डॉग जो है वो किस लेवल की कैटेगरी है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डॉग जो है वो स्पीसीज के लेवल पे है कि जेनस के लेवल पे है कि फैमिली के लेवल पे है, तो ये अलग अलग लेवल की कैटेगरीज है। जैसे मैंने बताया कि राजा है, राजा के पास अलग लेवल की पावर है, सैनिक के पास अलग लेवल की पावर है ना, मंत्री के पास अलग लेवल की पावर है। तो ये अलग अलग लेवल की कैटेगरी है। और ये क्योंकि कैटेगरी और कैटेगरी के टर्म के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं कैटेगरी के लिए? टैक्सा। तो आप कह सकते हैं किंगडम जो है वो एक टैक्सा है ना, या आप कह सकते हैं फाइलम डिवीजन जो है ये एक टैक्सा है ना, टैक्सॉन है, सॉरी, है ना। सिंगुलर अगर आप लिखते हो तो टैक्सॉन लिखते हो। जैसे क्लास है, क्लास क्या है? एक टैक्सॉन है, समझ में आ रहा? ऑर्डर एक टैक्सॉन है, फैमिली एक टैक्सॉन है ना, जेनस एक टैक्सॉन है, और स्पीसीज भी एक टैक्सॉन है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? एक टैक्सॉन। बस ये स्पीसीज अलग लेवल के टैक्सॉन है और किंगडम जो है वो अलग लेवल का टैक्सॉन है, क्लास अलग लेवल का है, ऑर्डर अलग लेवल का है, ठीक है। तो है भाई वही बेसिकली। अच्छा, अगर एक एग्जांपल हम लें, जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें कि हमारे हायरार्की क्या है, जैसे हम अपनी बात करते हैं, है ना। मेरा नाम मृदुल तिवारी है, मैं अपनी हायरार्की यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। हम ह्यूमंस की कैटेगरी में आते हैं, है ना, ह्यूमन है हम। हमारा नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम क्या होता है हमारा? होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस के बारे में हम लिखते हैं कि हमारी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर क्या है, सारी चीजें, ठीक है। और शुरू करें, तो जैसे हमारा नाम ही में बता देता है, नाम में हमें दो चीजें पता चल जाती है ना। हमें ये पता चल जाता है कि हमारी स्पीसीज क्या है, जीनस, क्योंकि होमो सैपियंस, होमो क्या है हमारी, जीनस हो गया, सैपियंस स्पीसीज होगी। तो ये पता चल गया हमारी स्पीसीज क्या है। हमारी स्पीसीज है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हमारी स्पीसीज है सैपियंस, ठीक है। हमारी स्पीसीज सैपियंस है। हमारा जीनस क्या है? होमो, तभी हमें होमो सैपियंस कहा जाता है ना। बायनोमियल नोमेनक्लेचर अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है ना। हमारी फैमिली क्या है? हमारी फैमिली का नाम है होमिडी, होमिनिडी, ठीक है। हमारा ऑर्डर क्या है? हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा, ठीक है। हमारी क्लास क्या है? तो क्लास है हमारा, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। क्लास है हमारा मैमिलिया, है ना, हम मैमल्स हैं, मैमिलिया। फिर हमारा फाइलम है या डिवीजन है? तो एक चीज ध्यान देना, जो फाइलम टर्म होता है वो एनिमल्स के लिए यूज होता है, और हम एनिमल्स हैं तो हम फाइलम लिखेंगे। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी लिख देंगे या फिर ऐसे ही लिख देते हैं। जो फाइलम टर्म है, फाइलम टर्म, ये टर्म यूज होता है एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो जब भी हम एनिमल्स की हायरार्की लिखेंगे हम उसके फाइलम टर्म को यूज करेंगे, हम उसका फाइलम लिखेंगे। और जो डिवीजन टर्म है, जो डिवीजन टर्म है, ये यूज होता है प्लांट्स के लिए,
तो जब भी हम प्लांट्स की हायरार्की दिखेंगे तो हम डिवीजन को यूज करेंगे उसके, ठीक है। तो फाइलम टर्म एनिमल का यूज होता है, डिवीजन प्लांट्स का यूज होता है। अब हमारा फाइलम क्या है, तो हम किस फाइलम में आते हैं, हम होमोस है ना, होमो सैपियंस, होमिनिड, प्राइमेटा, मैमेलिया, और फिर आता है कॉर्डेटा, डेटा। तो हम कॉर्डेट्स हैं, है ना, कॉर्डेटा नाम का फाइलम होता है, एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसमें। और फिर किंगडम कौन सा आता है, 2 ही किंगडम हमारे पास, इस मतलब 2 नहीं है, 5 किंगडम है टोटल, लेकिन फिलहाल किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, है ना। तो हम एनिमल किंगडम में आते हैं, तो हम एनिमेलिया, एनिमेलिया आप लिख लो या एनिमल किंगडम लिख लो, है ना, किंगडम एनिमेलिया या फिर एनिमल किंगडम लिख लो, एनिमल किंगडम में हम आते हैं। तो ये किसकी बात हो गई, ये हमने स्पीसीज से लेके किंगडम तक की हायरार्की लिख दी, किसकी, ह्यूमंस की, ये ह्यूमंस की बात हो गई, है ना। किसकी बात कर दी हमने, ह्यूमन की, ये ह्यूमंस की बात हो गई, हमने पूरा पूरा हायरार्की लिख दिया, है ना, स्पीसीज से लेके हमने किंगडम लिख दिया। अब देखो हमें ये पता चल गया कि हमारी स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, ठीक है। और ये आपको याद करना पड़ेगा, टोटल आपको 4 याद करने हैं, है ना। ह्यूमंस के अलावा आप मक्खी याद करिएगा, 2-3 और हैं जो कि अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मक्खी की ही बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि फाइलम किसके लिए यूज होता है और डिवीजन किसके लिए यूज होता है, ये तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम मक्खी, हाउस फ्लाई की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउस फ्लाई, ठीक है। और हाउस फ्लाई का हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, हाउस फ्लाई का और एक और 2 हैं, 2 और हैं, उन दोनों का मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वो आपको क्योंकि याद करने पड़ेंगे, मुझे रटा नहीं एक्चुअली, इसी वजह से मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमंस का तो हमें कंफर्म था, बाकी हाउस फ्लाई जो होता है उसका हर चीज मुझे याद नहीं है। मस्का डोमेस्ट का नाम होता है, तो आप ये तो पता चल जाएगा आपको कि मस्का जो होता है इसका, ये आपका जीनस हो जाएगा, और डोमेस्टिका इसकी वो हो जाएगी स्पीसीज, है ना। तो ये तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे मैंगो का हम लिखेंगे, मैंजीफेरा इंडिका हो जाएगा उसका, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक लाइन और खींच देता हूँ, और मैं यहाँ पे पूरा का पूरा लिख के फिर वीडियो चलाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखो लिख गया सामने आपके, है ना। ह्यूमंस का हमने देख लिया था, हाउस फ्लाई का देख लो। तो हाउस फ्लाई के स्पीसीज नाम उसका होता है मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का जीनस हो गया, डोमेस्टिका स्पीसीज हो गया, ठीक है। म्यूसिडी नाम की इसकी फैमिली होती है, डिप्टेरा ऑर्डर होता है, इंसेक्टा हमारा क्लास होता है, आर्थ्रोपोडा हमारा फाइलम होता है, और एनिमेलिया जो है किंगडम होता है, ठीक है। ऐसी मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका नाम होता है, तो मैंजीफेरा जीनस हो गया, आपकी स्पीसीज हो गई, ठीक है। फिर इसके एनाकार्डियसिस, सेपिंडेल्स, डाइकोटिलेडनी, एंजियोस्पर्मी और प्लांटी, ये आपका मतलब स्पीसीज से लेकर ऑर्डर किंगडम तक पूरा हो गया। वीट में आ जाओ, ट्रिटकम एस्टिमम नाम होता है इसका, तो ट्रिटकम जीनस हो गया, एस्टिमम इसकी स्पीसीज हो गई। फिर पोएसी, कोएल्स, मोनोकॉटिलेडनी, एंजियोस्पर्मी और प्लांटी, किंगडम प्लांटी, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया और प्लांटी, ये दोनों के आपके ये 4 आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब देखो, अगर आप नीट के स्टूडेंट हो, है ना, तो नीट के स्टूडेंट्स के लिए ये याद करना जरूरी है, ठीक है। आपको ये नहीं याद होना चाहिए कि हाँ नीचे से ऊपर तक आप पूरा का पूरा रट लो, बता दो, है ना। आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ, अगर आपको पता चल गया कि हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई का उसने पूछ लिया कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आपको 4 ऑर्डर उसने दे दिए, उसमें एक ऑर्डर डिप्टेरा था, एक ऑर्डर प्राइमेटा था, मान लेते हैं 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में एक प्राइमेटा था, एक डिप्टेरा था, तो आप हाउस फ्लाई के लिए डिप्टेरा लगा पाओ, है ना। ये इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, डोमेस्टिका से लेकर यहाँ पर एनिमेलिया तक पूरा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नीट के स्टूडेंट्स की बात हो गई। अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं तब भी आपको यही करना है, ठीक है। अगर बेसिक आपको याद होना चाहिए कि हाँ, डिप्टेरा जो है वो इंसेक्ट्स का ऑर्डर होता है, हाउस फ्लाई जैसे एक इंसेक्ट होती है ना। ऑर्थ्रोपोडा जैसे ये हो गया, ऑर्थ्रोपोडा जो पूरा पूरा फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का इंसेक्ट का होता है, तो जो ऑर्थ्रोपोडा उसमें इंसेक्ट आ जाते हैं, जैसे हाउस फ्लाई के इंसेक्ट हो गई, ठीक है। ऐसे मैंगो हो गया, वीट हो गया, और कॉमन नेम जो, सॉरी साइंटिफिक नेम जो आ जाता है, होमो सैपियंस, मस्का डोमेस्टिका, मैंजीफेरा इंडिका और ट्रिटकम एस्टिवेस, ये सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो चाहे आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो चाहे नीट के, आपको रटना नहीं ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद करना। अच्छा, अब यहाँ पे देखने वाली बात ऐसी है, देखो जैसे अगर हम मैंगो की बात करें, मैंगो की जो फैमिली है, देखो फैमिली का नाम है एनाकार्डियेसी, है ना। देखो फैमिली जो है मैंगो की, उसका नाम है एनाकार्डियेसी। वीट की जो फैमिली है, फैमिली का नाम है पोएसी। ऐसे ही अगर आप प्लांट्स में फैमिली के नाम देखोगे, है ना, उसमें आपको एसी देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एसी मतलब टर्म ACAE, ये जो स्पेलिंग है ये आपको प्लांट की फैमिलीज में देखने को मिलेगी। तो कभी भी नीट में अगर आ गया, या फिर बोर्ड्स में भी अगर ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी आ गया, क्लास 12th में आपके 11th में, तो आप ये आसानी से पहचान सकते हो कि एसी जो टर्म होता है वो प्लांट्स की फैमिली के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो पोएसी में एसी टर्म आ रहा, तो एसी टर्म जहां पे भी आपको दिखे वो प्लांट की फैमिली होगी, ठीक है। यहाँ कहीं लिख देते हैं, देखो एसी टर्म ACEA, है ना, AE, ये प्लांट की फैमिली के टर्म में बहुत देखने मिलता है, प्लांट फैमिली। तो ये तरीका, ये ट्रिक है आपके लिए, ठीक है। और ऐसे ही एक और चीज ध्यान दो, जैसे हाँ मैंगो की देखो फैमिली हमने देखा, ऑर्डर पे आओ,
ऑर्डर मैंगो का है सेपिंडिल्स। ऐसे वीट का अगर आप ऑर्डर देखोगे तो पोएल्स है, ठीक है। तो जो प्लांट के ऑर्डर होते हैं, प्लांट्स में जो ऑर्डर होते हैं अलग अलग, उनमें एल्स आपको देखने को मिलता है, ALES, एल्स, पोएल्स, ठीक है। तो प्लांट के ऑर्डर में एल्स और प्लांट की फैमिली में एसी, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है नीट में, क्योंकि कभी बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसी ऐसी फैमिली का नाम होता है जो कि आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है ना। अब अगर वहां पे ऐसा आपको दिख गया एसी है, पोएसी है, तो ये तो कंफर्म हो जाएगा ना कि ये प्लांट की फैमिली है, ये प्लांट की नहीं है ना, या ये प्लांट का ऑर्डर है, ये प्लांट का नहीं, ये तो कंफर्म हो जाएगा आपका। 50-50 चांसेस आपको तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। या फिर क्वेश्चन भी हो सकता है आसानी से, ठीक। तो जो एल्स टर्म होता है, एल्स, ये यूज होता है प्लांट के ऑर्डर में। तो ये ना, ये आपकी स्टार ट्रिक है, इसको याद करना, ठीक है। ये आपकी स्टार ट्रिक है, इसको याद करना, इससे आपका क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्योंकि मैंगो जो है वो डाइकॉट है, तो डाइकॉटिलेडनी इसका वो हो गया, और वीट जो है ये मोनोकॉट है, तो मोनोकॉटिलेडनी, ठीक है। अब दोनों एंजियोस्पर्म में दोनों फ्लावरिंग प्लांट है और दोनों प्लांट्स में आते हैं, प्लांटी किंगडम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की हो गया, ये 4 आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी तो कुछ नहीं रह गया। हाँ, एक चीज और रह गया इसमें, ठीक है। तो एक चीज और रह गया, रुक जाओ एक सेकंड, रुके रहना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तुम्हें ले लेना हो तो ले लो अभी, क्योंकि मैं चेंज करने आ रहा हूँ थोड़ा, कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो। तो देखो यहाँ पे जैसे बात करते हैं, हम स्पीसीज की बात करते हैं, है ना। आपको 2 आम दे रखे हैं, है ना। एक आम आपको दे रखा है चौसा, एक आपको दे रखा है, कोई भी नाम बताओ, है ना, आम का। अरे यार नाम नहीं याद आ रहा आम का। सफेदा दे रखा है, ठीक है, अल्फांसो दे रखा है, कुछ भी दे रखा है ना। चौसा है और सफेदा आपको दे रखा है, 2 तरह के आम दिख रहे हैं, ठीक है। अब दोनों आम आप देखोगे, चौसा और सफेदा आप साथ में ले लो, एक बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिखेंगे, दोनों येलो कलर के दिखेंगे, दोनों का शेप एक जैसा होगा, है ना। दोनों के जो बाहर साइड में है येलो होगा, अंदर जो उसका पार्ट जो आप खाते हैं या जिसका जूस बनाते हैं वो भी येलो कलर का होगा। उनके सीड आप देखोगे, सीड का शेप काफी अच्छा होगा। तो जो 2 मैंगो आपने ले रखे हैं, 2 मैंगो की स्पीसीज अगर आप ले लिए तो आपको बहुत सिमिलरिटी दिखेगी। ऐसे ही अगर आप दे लो 2 कुत्ते ले लो, है ना, एक आपने ले लिया जर्मन शेफर्ड ले लिया, एक आपने कोई और ले लिया, और क्या नाम है कुत्ते का, कुत्ते का एक नाम बताओ। अरे एक मिनट रुकना, कुत्ते का नाम नहीं याद आ रहा। एक आपने जर्मन शेफर्ड ले लिया, एक लैब्राडोर ले लिया, ठीक है। तो जर्मन शेफर्ड ले लो, लैब्राडोर, आपको बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी, है ना। दोनों स्पीसीज है कुत्ते की, एक अलग स्पीसीज जर्मन शेफर्ड, एक अलग स्पीसीज लैब्राडोर, बहुत सिमिलर देखने में लगेगी, ठीक है। तो जब भी आप स्पीसीज लेते हो उसमें आपको बहुत ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा एकता देखने को मिलती है ना। एक समान के मतलब फीचर्स देखने को मिलते हैं, है ना। लेकिन जब भी आप किसी 2 चीजों का किंगडम कंपेयर करते हो तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल कम देखने को मिलते हैं, है ना। ऐसे कैरेक्टर जो दोनों में कॉमन है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हमने एक मान लेते हैं हाउस फ्लाई ले लिया और हमने ले लिया वीट। अब आप कहोगे ये कौन सा कंपेरिजन है, क्योंकि हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, हाउस फ्लाई और वीट का किंगडम हम कंपेयर कर रहे हैं। एक एनिमेलिया किंगडम का है और एक प्लांटी किंगडम का है। अब आप एक जानवर ले लो और एक आम ले लो, एक कुत्ता आपने लिया, एक आम ले लिया, दो एक। अब इस कुत्ते में और आम में क्या सिमिलरिटी, कोई भी सिमिलरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बस एक चीज दिखेगा, दोनों जिंदा है ना, दोनों जिंदा है, यही एक चीज देखने को मिलेगा। तो स्पीसीज जब आप लेते हो तो बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है। लेकिन जब भी आप किंगडम पे आते हो, नीचे से आप उठते हो किंगडम तक आते हो, किंगडम पे पहुंचते पहुंचते आपको सिमिलरिटी एकदम जीरो हो जाती है, ठीक है। तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, ये दिक्कत है। और ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है और इसी में लोग परेशान होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात तो है नहीं, बहुत ही सिंपल बात है कि जब भी आप स्पीसीज से किंगडम की ओर जाओगे, ठीक है, व्हेन यू गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, ऐसे ऊपर की ओर जब आप जाओगे तो जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो डिक्रीज करेंगे कि मतलब बढ़ेंगे कि कम होंगे, ऑब्वियसली कम होंगे, डिक्रीज करेंगे। और यही नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बस वो क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे का पूछ लेते हैं। जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो नीचे स्पीसीज है और स्पीसीज में तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कॉमन कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। आप नीचे से ऊपर जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर कम हो रहे हैं। तो आप एक याद कर लो कि हाँ नीचे से ऊपर जाने में, जब भी हम नीचे से ऊपर नहीं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं, है ना, स्पीसीज से किंगडम या किंगडम से स्पीसीज, जब भी आप किंगडम से स्पीसीज आओगे, है ना, किंगडम से जब आप स्पीसीज की ओर आओगे कॉमन कैरेक्टर बढ़ते रहेंगे। किंगडम में बहुत कम कॉमन कैरेक्टर होगा,
फाइलम या डिवीजन आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा बहुत कॉमन कैरेक्टर दिख जाएगा, क्लास में थोड़ा और कॉमन कैरेक्टर दिखेंगे, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, फिर जीनस में, फिर स्पीसीज पे आते आते कॉमन कैरेक्टर्स कई सारे देखने को मिलेंगे आपको, है ना। दो कुत्ते की स्पीसीज ले लो, दो बिल्लियों की स्पीसीज ले लो, दो आम ले लो, कुछ भी दो चीजें ले लो, स्पीसीज लेवल पे आपको बहुत कॉमन कैरेक्टर्स दिखेंगे। तो कहा जाए कि किंगडम से स्पीसीज आते कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। स्पीसीज से किंगडम जाते समय कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे। आप देख रहे हो, एक एनिमल ले लो, एक प्लांटी, एक एनिमेलिया ले लो, एक प्लांटी का मेंबर ले लो, कंपेयर करो, कहां दिखेगा कुछ, है ना। तो ये एक चीज और याद कर लेना, बस यहीं पे आपका खत्म होता है, ठीक है। इसको हम बॉक्स बना देते हैं, इंपॉर्टेंट है इसको याद करना, ठीक है। तो यहीं पे आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की खत्म होती है। अब हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पीसीज, फैमिली को अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। दो दो लाइन दोनों सबके बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं स्पीसीज से, है ना। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखो स्पीसीज होती है, यही सबसे छोटा लेवल है ना क्लासिफिकेशन। स्पीसीज से हम किंगडम तक जाते हैं, है ना। तो जो स्पीसीज होती है इसको हम स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से अगर एग्जाम में आए तो लगा सकते हो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। वैसे स्पीसीज से भी नीचे सब स्पीसीज होती हैं, लेकिन हम स्पीसीज को लेकर चलते हैं, ठीक है। सब स्पीसीज हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक। अच्छा, स्पीसीज को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो इंडिविजुअल्स विथ, एक मिनट रुक जाओ, मैं लिख देता हूं जरा। इंडिविजुअल्स विथ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। देखिए बेसिकली होता क्या है कि आप देख के बता सकते हो सिमिलरिटीज, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि आप देख के बता सकते हो कि दो चीजें स्पीसीज हैं या नहीं। अगर दो कुत्ते साइड बाय साइड खड़े कर दिए जाए, आप बता दो कि दोनों एक दूसरे की स्पीसीज है ना। दो बिल्लियां बगल बगल खड़ी हो जाए तो आप बता दोगे। दो आम ले ले आदमी तो बता दोगे कि ये स्पीसीज है। तो आप देख के, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है बाहर के स्ट्रक्चर को देख के, है ना। उनका ढांचा सेम होगा, उनके कलर में सिमिलरिटीज होगी, उनकी बिहेवियर में सिमिलरिटीज होगी, इसी वजह से कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होंगी, ठीक है। तो जो जिन इंडिविजुअल्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती है उनको हम स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन दी गई थी, स्पीसीज क्या होती है, एक और डेफिनेशन होती है स्पीसीज की, कि ऐसे इंडिविजुअल जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड मतलब वो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं आपस में, उनको हम स्पीसीज कह देते हैं। तो ये वैसे हमारे सिलेबस में ये डेफिनेशन है नहीं एक्चुअली, है ना। ये कि जो इंटरब्रीड करते हैं उनको हम स्पीसीज कहते हैं, ये डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है ना। हालांकि जो डेफिनेशन है हमारे सिलेबस में स्पीसीज की, वो है इंडिविजुअल्स विद मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, ठीक है। अच्छा, ये दिया गया था, ये जो मतलब स्पीसीज की डेफिनेशन है या स्पीसीज को जो डिफाइन किया गया है, ये एक साइंटिस्ट ने मतलब डिफाइन किया था, जिनका नाम है अर्नस्ट मायर। और मायर के बारे में आप बहुत पढ़ोगे, है ना। मायर जो है, इनको दुनिया के जो 100 सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं उनमें से एक कहा गया है ना, इनको, यही है, ठीक है। इनको 100 सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक कहा गया है, इनको, अर्नस्ट मायर को। और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस चैप्टर में फिलहाल आपको यही मिलेगा कि इन्होंने ही स्पीसीज टर्म को डिफाइन किया था, ठीक है। तो give currently accepted definition of species, ठीक है, ऑफ स्पीसीज। इन्होंने ही स्पीसीज को डिफाइन किया था। जो इस समय की करंटली एक्सेप्टेड, इस समय की जो डेफिनेशन स्पीसीज की, वो इन्होंने ही दी थी, अर्नस्ट मायर ने। एक चीज और इनके बारे में पूछी जाती है, इन्हें तीन प्राइज मिला था। तीन प्राइज, कौन कौन से प्राइज मिला था? पहला प्राइज है बाल्जन प्राइज। ईयर आपको नहीं याद करना है, किस ईयर मिला था ये जरूरत नहीं है ना। पहला प्राइज है बाल्जन प्राइज, ये एक्चुअली नीट में पूछ लिया जाता है तीनों प्राइज के बारे में। एनसीईआरटी में ही जो जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ सब एनसीईआरटी में है ना, तो ये भी ना समझना कि बाहर से मैं कभी कुछ ला रहा हूँ, ठीक है। दूसरा इनका प्राइस था क्रफोर्ड प्राइज, ना क्रफोर्ड प्राइज। और तीसरा प्राइस था इंटरनेशनल प्राइस ऑफ बायोलॉजी, प्राइस ऑफ बायोलॉजी। ये तीन प्राइज मिला था, है ना, बाल्जन प्राइज, क्रफोर्ड प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी। और इन तीनों प्राइज, अगर किसी इंसान को जैसे अर्नस्ट मायर है, इनको तीनों प्राइज मिल गया, तो हम कहेंगे अर्नस्ट मायर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिल गया। मतलब ये बहुत ही बड़े प्राइजेस माने जाते हैं बायोलॉजी के फील्ड में, इसीलिए हम कहते हैं तीन ताज मिल गया, ट्रिपल क्राउन। इन तीनों को मिला के कहते हैं हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के इन्हें तीन ताज मिल गए, ठीक है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। समझ में आ रहा है? तो अर्नस्ट मायर जो होता है, इनको तीन प्राइज मिला था, इन तीनों को मिला के कहते हैं हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। यानी मायर जो थे, इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला था, ठीक है। तो स्पीसीज के बारे में बस इतनी ही चीजें हमें जाननी थी। और हम सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं, जेनस, ठीक है।
दूसरा मैं यहां लिख देता हूं जीनस। ठीक, एक सेकंड। तो जीनस शुरू करते हैं। अब देखो कोई भी जब भी हम मतलब स्पीसीज से ऊपर की ओर जाते हैं, क्या हमने याद कर रखा है? याद है, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट्स, सिक, याद करना है ना। जब भी हम स्पीसीज से जीनस की ओर जाएंगे हम कहेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज जीनस, मतलब जितनी स्पीसीज आपस में रिलेटेड है उनके ग्रुप को हम जीनस कहते हैं। इस तरीके से जब हम जीनस से फैमिली में जाएंगे तो हम कहेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज फैमिली। ठीक है, जब हम फैमिली से ऑर्डर में जाएंगे हम कहेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास इज फाइलम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम इज किंगडम। यही डेफिनेशन अब रह गई है। जो आपको याद करना था वो सिर्फ स्पीसीज में याद करना था, बाकी में आपको सिर्फ ये हायरार्की याद होनी चाहिए बस। जैसे जेनस की बात करें, अच्छा एक काम और करते हैं जरा, स्पीसीज में हमने कोई एग्जांपल नहीं दिया है ना, एग्जांपल भी जरूरी है। रुक जाओ जरा, क्योंकि आपको कई सारे एनसीईआरटी में वो दिखा रखे हैं एग्जांपल देखिए कि स्पीसीज कौन सी होती है ना। जैसे हम ले लेते हैं कुछ, जैसे मैंगो ले लेते हैं, मैंगो ले लेते हैं, ठीक है, और ले लेते हैं जैसे मकोई ले लेते हैं, मकोई आप जानते हैं है ना, मकोई ले लेते हैं, जैसे लॉयन ले लेते हैं, लॉयन ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का आप नाम बताओ। जैसे मैंगो को साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका, है ना, मैंजीफेरा इंडिका, और सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है ना, मैंजीफेरा का एम कैपिटल होगा, इंडिका का आई स्मॉल में होगा। ये सब आपने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के साइन पढ़ा है। लेकिन याद रखना कि अगर मैं कभी अंडरलाइन करना भूल जाऊं तो कोई दिक्कत ना समझना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं लिख के आगे बढ़ जाता हूं तो बार बार अंडरलाइन करने की आदत है नहीं। ठीक है, अच्छा मकोई का नाम क्या होता है? सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, लॉयन का नाम होता है पैंथरा, पैंथरा लियो। ठीक है, ऐसे ही एक और ले लेते हैं, जैसे पोटैटो ले लेते हैं। ठीक है, आलू, आलू का नाम होता है सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है स्पीसीज है, सब पे अंडरलाइन रहेगा। फिलहाल मैं आपको, क्योंकि स्पीसीज हम पढ़ रहे हैं ना, तो स्पीसीज का मैं बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंगो जैसे मैंगो है तो ये इंडिका स्पीसीज है ना। ऐसे मकोई है, मकोई में नाइग्राम स्पीसीज है, लॉयन में लियो स्पीसीज है, और पोटैटो के लिए ट्यूबरोसम स्पीसीज है। तो ये सारे जो चारों के नाम है उसमें आपको पता है जीनस और स्पीसीज यही दोनों चीजें दिखाई जाती हैं। तो जीनस और स्पीसीज आपको सामने दिख गया है। ठीक है, तो ये चार एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेंगे स्पीसीज। समझ में आ रहा? अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको इरेज करूंगा, तो जरा सा जल्दी से वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जीनस भी यहीं पे हम करेंगे, ठीक है, यहीं पे जीनस करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब तो आपको कुछ याद ही नहीं रखना है ना। स्पीसीज के बाद डायरेक्ट सेकंड पे आ जाओ, जीनस। और जीनस मैंने बताया ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज जीनस। ठीक है, इसको जेनेरिक नेम भी कहते हैं। स्पीसीज जो होता है इसको स्पेसिफिक एपिथेट भी कहा जाता है। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो जेनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। रिलेटेड स्पीसीज जो है आपस में, जो स्पीसीज एक जैसी दिखती हैं, एक जैसी स्पीसीज, है ना, जो स्पीसीज आपस में एक जैसी दिखती हैं, जिनकी क्या कहते हैं, फीचर्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सब एक जैसे हैं, उनको हम एक जीनस में रख देते हैं। एग्जांपल ले लो जैसे, अब इसमें और कुछ नहीं याद करना जीनस में, आपको सिर्फ आपको याद रखना है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज और कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, जैसे हमने लिखा था सोलेनम की बात की थी, है ना। सोलेनम क्या है? एक जीनस है। ठीक है, और सोलेनम में आपने देखा कि सोलेनम ट्यूबेरोसम था, और सोलेनम नाइग्राम आपने देखा। इसके अलावा एक और होता है सोलेनम मेलॉन्जेना, मेलॉन्जेना। तो देखो सोलेनम एक हमारे जीनस है, और उस जीनस में तीन रिलेटेड स्पीसीज आ रही हैं, ट्यूबेरोसम, नाइग्राम और मेलॉन्जेना। ये तीनों रिलेटेड स्पीसीज हैं। सोलेनम ट्यूबेरोसम क्या है? पोटैटो, है ना, आलू। सोलेनम नाइग्राम क्या है? मकोए, है ना। और सोलेनम मेलॉन्जेना क्या है? मेलॉन्जेना, ये क्या है? ब्रिंजल, ये ब्रिंजल है। ठीक है, तो सोलेनम क्या है हमारा? ये जीनस है हमारा, ये हमारा जीनस है। और एक इस जेनस में हमारे पास तीन स्पीसीज आ गए, ट्यूबरोसम, नाइग्राम और मेलॉन्जेना, और यही तो हमने कहा ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज जेनस। ठीक है, समझ में आ रहा? अब एक प्लांट की बात करते हैं, है ना। प्लांट की कर लिया हमने, एक एनिमल का भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं पैंथरा का। आपने देखा पैंथरा लियो किसका नाम है? लॉयन का, पैंथरा।
पैंथरा। आपने कहा पैंथरा लियो किसका नाम है? लॉयन का। समझ में आया? ऐसे ही होता है पैंथरा टिग्रिस। पैंथरा टिग्रिस नाम होता है टाइगर का साइंटिफिक नेम। और एक और होता है पैंथरा पार्डस, और पैंथरा पार्डस नाम होता है पैंथर का। बोर्ड काफी ज्यादा नीचे है एक्चुअली ना, तो नीचे आने पे एकदम राइटिंग खराब जाती है। पार्डस पैंथर का नाम है, तो देख रहे हो। और पैंथरा क्या है? एक पैंथरा है एक जीनस, और एक जीनस में 3 रिलेटेड स्पीसीज, लियो, टिग्रिस और पार्डस, तीनों आ गए। ठीक है, तो ये जीनस का एग्जांपल है आपका। सोलेनम जीनस में आपकी 3 स्पीसीज आ रही हैं, आपने ट्यूबरोसम, नाइग्राम, मेलोंजिनम। जितने भी एग्जांपल मैंने दिए एनसीईआरटी में याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और ऐसे ही पैंथरा जो जीनस है इसमें 3 स्पीसीज आ रही है, लियो, टिग्रिस और पार्डस। पैंथरा लियो जो होता है लायन होता है, पैंथरा टिग्रिस टाइगर होता है, पैंथरा पार्डस पैंथर होता है। और ये तो बहुत आसान याद करना है ना, तो ये इतना याद कर लेना आप, बस इतना सही है। ठीक है, तो स्पीसीज और जीनस हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्पीसीज और जीनस हो गया, फैमिली पे आएंगे। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, अब बाकी बहुत आसान है, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आ गए हम फैमिली पे, है ना। तो हमने स्पीसीज जीनस पढ़ लिया, फैमिली पे आ गए। ठीक है, अब फैमिली क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, है ना। रिलेटेड जेनरा लिख लो, जेनरा लिख दो, जीनस लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ठीक है। तो रिलेटेड जीनस का जो ग्रुप होगा उसे हम फैमिली कह देंगे। ठीक है, अब एग्जांपल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल याद रखना। जैसे सोलेनेसी। अच्छा, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था जब हम हायरार्की पढ़ रहे थे कि जो प्लांट की फैमिली होती है उनमें एसी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी एसी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सोलेनेसी एक फैमिली है जिसमें हमें सोलेनम देखने को मिल जाता है। सोलेनम एक जीनस है, अभी आपने पढ़ा था ना, जिसमें सोलेनम ट्यूबेरोसम था, पोटैटो सुबेदम, सोलेनम नाइग्राम था, मकोए, है ना। सोलेनम देखने को मिल जाता है ना। इसके अलावा पिट्यूनिया देखने को मिल जाती है, पिट्यूनिया भी एक जीनस है, और धतूरा भी एक जीनस है। अब क्योंकि इन तीनों जीनस में कुछ ना कुछ कॉमन है, इसी वजह से इन तीनों जीनस को उठा के एक ग्रुप में रख दिया जाए, उस ग्रुप को हम कह दे रहे हैं सोलेनेसी। ठीक है, तो यहाँ पे सोलेनेसी एक फैमिली है, फैमिली है, और ये तीनों क्या है? तीनों के तीनों ये जीनस है। तो ये हो गया ग्रुप ऑफ जीनस इस फैमिली। ऐसे एक एनिमल की भी बात कर लेते हैं, जैसे जैसे आप ले लो, एग्जांपल ले लेते हैं फेलिडी का, फेलिडी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब फेलिडी जो होती है एक ये फैमिली है, और इस फैमिली में कैट्स आ जाती हैं, है ना। कैट्स जो होती हैं उनको फेलिस कहा जाता है। अगर आप जीनस देखोगे कैट्स का तो फेलिस कहा जाता है। ठीक है, फेलिस। तो बेसिकली ये कैट का जीनस है, ये कैट्स का जीनस है। ठीक है, और आपने पैंथरा पढ़ा है ना, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पार्डस, पैंथरा लियो, जो कि आपके शेर, चीता, बाघ होते हैं। तो फेलिस यानी जो बिल्ली है और जो शेर होता है दोनों एक ही फैमिली में आते हैं, फेलिडी। तो इसी वजह से आपने कभी कभी सुना होगा कि बिल्लियां जो होती हैं वो शेर की फैमिली में होती है, शेर की फैमिली से होती हैं, है ना। तो ये दोनों फेलिस और पैंथरा क्या है? फेलिडी मतलब फैमिली के मेंबर है। ठीक है, तो फैमिली हो गया हमारा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली। ऑर्डर पे आ जाओ, चौथा, है ना। ऑर्डर पे आ जाओ। अगेन आपका ऑर्डर होगा क्या? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। रिलेटेड फैमिलीज का जो ग्रुप होगा उसी को हम ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, रिलेटेड फैमिलीज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर प्लांट की बात करें, जैसे जैसे पॉलिनोमियल्स, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स एक, पॉलीमोनियल्स हमारा एक ऑर्डर है, और इसमें 2 फैमिली आप याद रखना, कॉन्वोलुलेसी, कॉन्वोलुलेसी, ये मतलब स्पेलिंग होती है। ठीक है, और दूसरा सोलेनेसी। ठीक है, तो ये दोनों फैमिलीज होगी, कॉन्वोलुलेसी और सोलेनेसी, ये दोनों के दोनों पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आ जाती हैं। ऐसे एक एग्जांपल हम एनिमल्स का ले लेते हैं, जैसे कार्निवोरा एक, है ना, कार्निवोरा। अब ये तो नाम से काफी ज्यादा पता चलता है ना, नाम से ही काफी ज्यादा पता चलता है कि कार्निवोरा मतलब कार्निवोर्स यानी मांस खाने वाले। जैसे हमारी फेलिस हो गई, है ना, मतलब कैट्स हो गई, पैंथरा यानी पैंथरा लॉयन, पैंथरा टिग्रिस, है ना, लॉयन टाइगर्स हो गए, ये सब मांस खाते हैं। तो फेलिडी जो है वो कार्निवोरा में रखी जाती है, फेलिडी कार्निवोरा में रखी जाती है। तो है ना, फेलिडी एक फैमिली है जो कि कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर आती है। इसी के अलावा जो डॉग की फैमिली होती है उसको कैनिडी कहते हैं हम, कैनिडी, ये डॉग्स की फैमिली होती है ना। फेलिडी क्या होती है? कैट्स की फैमिली, है ना। और कैनिडी क्या होती है? डॉग्स की फैमिली। दोनों कहां आ जाइए? एक ऑर्डर में, जो कि कार्निवोरा है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज ऑर्डर। ठीक है, तो हो गया हमारा ये
स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर हो गया, क्लास पे आ जाओ। क्लास भी यहीं पे लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लास, क्लास क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, है ना, रिलेटेड ऑर्डर्स। जस्ट ऊपर वाला आपको कॉपी कर देना है, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज क्लास, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास हमारा फाइलम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जस्ट ऊपर वाला कॉपी कर देना है। एग्जांपल्स में देखो, जैसे हमारा क्लास अगर है मेमेलिया, एक क्लास है ना, जिसमें हम भी आते हैं। मेमेलिया एक क्लास है। इसी मेमेलिया में आपको कार्निवोरा भी देखने को मिल जाएंगे, कार्निवोरा, और इसी में आपको प्राइमेटा देखने को मिल जाएंगे। प्राइमेटा जो है ये हमारा ऑर्डर है, प्राइमेटा जो होता है ये हमारा ऑर्डर है। कार्निवोरा किसका ऑर्डर है? कैट और डॉग का ऑर्डर है ना। प्राइमेटा में ह्यूमंस आ जाते हैं। अब ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब ये हायरार्की आपने पढ़ी थी, आपने देखा भी था, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस वजह से मुझे हमेशा याद रहता है ये, मैं उसी समय बता देता हूँ, है ना। प्राइमेटा हम लोग का ऑर्डर है। अब देखो, मेमेरिया उन्हें कहते हैं जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता हो, तो हमारे अंदर भी मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। और कार्निवोरा में देखो, फेलिडी है, कैनेडी है, ये लोग जो है जैसे मतलब बिल्लियां हैं या फिर कुत्ते हैं, जब उनके बच्चे होते हैं तो ये अपना दूध पिलाती हैं। दूध कहां से आता है? मेमोरी ग्लैंड से आता है, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड के बेसिस पे आपको कार्निवोरा और प्राइमेटा एक जगह पर रख दिया गया, क्योंकि इनके अंदर भी मेमोरी ग्लैंड है, इनके अंदर भी मेमोरी ग्लैंड पाया जा रहा है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज हमारा क्लास, है ना, आसान है। तो बस इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद हम यही फैमिली रेस करते हैं। क्लास तो हो ही गया, फाइलम और किंगडम बाकी है, वो भी बहुत आसान है। तो इरेज करो तुरंत, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। जल्दी इरेज करो, सॉरी इरेज कर रहा हूँ, कॉपी करो इरेज तो मुझे करना है, सॉरी, ठीक है। फाइलम और किंगडम दो ही बचा, इरेज कर रहा हूँ। दो ही बचा हमारे पास, फाइलम और किंगडम। कौन से थे? 1 2 3 4 5, पांचवा हो चुका था ना, छठवां आ गया हमारे पास, क्लास हो चुका था ना। हाँ, फाइलम आ गया। फाइलम की डेफिनेशन में क्या लिखोगे? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, रिलेटेड क्लास, रिलेटेड क्लास का जो ग्रुप है वही फाइलम है। एग्जांपल, एक फाइलम का एग्जांपल जैसे मैं देता हूं, जो हम लोग का फाइलम है कॉर्डेटा, है ना। कॉर्डेटा हमारा फाइलम है। कॉर्डेटा किस बेसिस पे रखा गया है? जिनके पास, कॉर्डेटा इस बेसिस पे रखा गया है कि जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड जो होती है वो हमारे अंदर पाई जाती है, जैसे, है ना। इसके अलावा बर्ड्स के अंदर पाई जाती है। एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं नोटोकॉर्ड। जैसे कॉर्डेटा में कौन से एनिमल्स रखे गए हैं, जैसे मैं बताऊं, मैमल्स रखे गए हैं इसके अंदर, है ना। मैमल्स में देखने को मिलती है, और बर्ड्स में देखने को मिलती है, पक्षियों में देखने को मिलती है, फिशेज में देखने को मिलती है नोटोकॉर्ड, फिशेज में देखने को मिलती है, एम्फीबियंस में, है ना, एम्फीबियंस में देखने को मिलती है नोटोकॉर्ड। तो जिसके अंदर नोटोकॉर्ड है उन सारे को मिला के हम कॉर्डेटा में रख दिए, है ना। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास इज हमारा फाइलम, ठीक है, समझ में आ रहा। तो फाइलम हो गया। अब आते हैं किंगडम पे। अच्छा, फाइलम में एक और चीज ध्यान दो कि जो फाइलम टर्म होता है, फाइलम जो टर्म होता है वो एनिमल्स के लिए यूज होता है ना। जैसे हमने कहा कॉर्डेटा एक फाइलम है, लेकिन प्लांट्स के लिए हम डिवीजन टर्म यूज करते हैं, डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन टर्म किसके लिए यूज होता है? प्लांट्स के लिए। तो एक चीज ध्यान देना कि जब फाइलम है और डिवीजन है, ये दोनों एक ही रैंक पे है ना, इनकी रैंक एक है। आपने देखा दोनों इसी रैंक पे है, फाइलम या डिवीजन, है ना। दोनों किस रैंक पे है? इसी रैंक पे है, सेकंड नंबर पर दोनों आते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों टर्म अलग अलग यूज किए जाते हैं। एनिमल्स के लिए फाइलम और प्लांट्स के लिए आपका डिवीजन टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। सातवां देख लो, सातवां कौन सा है? किंगडम। तो देखो, अब किंगडम जो है, नॉर्मली हम दो किंगडम पढ़ते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम प्लांटी, जिसको प्लांट किंगडम भी कहते हैं, और किंगडम एनिमेलिया, जैसे एनिमल किंगडम भी कहते हैं, एनिमेलिया। तो जो भी अभी जितने भी हमने एग्जांपल्स पढ़े, उनमें से जो प्लांट्स हैं उनको प्लांटी में रख दो, उनमें से जो एनिमल्स हैं उनको उठा के एनिमेलियम रख दो, बस खत्म काम, है ना। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम या ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिवीजन, यही किंगडम होता है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन, ये हमारा किंगडम होता है। और किंगडम हमें अभी दो ही पढ़ने हैं बेसिकली, फिलहाल इस चैप्टर में। अगले चैप्टर में हम 5 किंगडम पढ़ेंगे। अभी हमें किंगडम दो ही याद रखने हैं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, यही दोनों याद करने हैं, ठीक है। तो हमने स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फाइलम और किंगडम पढ़ लिया, ठीक है। और यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगला चैप्टर। और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो खाना, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने।
आप लोग इसको नोट आउट कर लेना, जो भी करना है ना, लाइक वाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, है ना, ठीक है, बाय।